तो आज के आपके करंट अफेयर्स 4 अगस्त 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर आपके इंडिया के एक रूलर के बारे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आपके ब्रिटिश के टाइम मैसूर आपका साउथ में किंगडम था, उसके रूलर रहे। ठीक है, कुछ चीजों में कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं और कई सारे रिफॉर्म्स के लिए भी ये फेमस है। कंट्रोवर्शियल बिकॉज रिलीजियस पॉलिसीज को लेके थोड़े कंट्रोवर्शियल है, अपने एंटी हिंदू पॉलिसीज कुछ इन्होंने फॉलो की थी अपना टाइम पे। ठीक है, पर इसीलिए कई बार विवादों में होते हैं। जैसे आज करंट अफेयर में यही न्यूज है कि आपके टीपू सुल्तान का स्टैचू नहीं लगाया जाएगा। आपकी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश, उन्होंने फैसला किया कि उनका स्टैचू नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि विवाद खड़े होने से अच्छा है कि फिर ना ही लगाओ। ठीक है, तो आपके ये जो टीपू सुल्तान थे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इन्होंने क्या किया था इंडिया में, कि फेमस क्यों है? देखो, बहुत सारी इंडिया में ऐसी टेक्निक्स हैं जो टीपू सुल्तान ने इन्वेंट की हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में। जैसे इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन से बनने वाली तलवार इन्होंने अपने लिए जो बनवाई थी, अपने कुछ सोल्जर्स, टॉप के सोल्जर्स के लिए बनवाई। वो क्या था, उसे कहते थे वुड्स आयरन। ये जो वुड्स आयरन था, ये खास तरीके का लोहा था जिससे जो तलवार बनती थी ये अलग ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही शार्प तलवारें बनती थी इससे। ठीक है, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले टीपू सुल्तान की, कुछ साल के बहुत साल पहले टीपू सुल्तान की तलवार का ऑक्शन भी हुआ था। किसने खरीदा था? जिन्हें लंदन में बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या ने इनकी तलवार को खरीदा था। जो इस तलवार थी ना, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कारीगरी बनी हुई है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। अब टीपू सुल्तान के साथ अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो, इनका जो साउथ में किंगडम था, आपके जो साउथ में इनका किंगडम था, वो 3 दुश्मनों से घिरा हुआ था। साउथ में किंगडम, यहां पे आपका पड़ गया ये मैसूर किंगडम। इस साइड पे थे आपके ब्रिटिश, यहां पे बैठा हुआ था ये ऊपर भी, मतलब ब्रिटिश ही थे ये, ब्रिटिश ने सारा एरिया ले लिया था। यहां पे जो था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद उस जमाने में एक किंगडम होता था और उसका निजाम यहाँ था। और इससे ऊपर वाला एरिया जो था, ये था आपके मराठास के कंट्रोल में। ठीक है, ये मराठास के कंट्रोल में था। ठीक है, ये मराठास के कंट्रोल में था। तो आपके 3 मराठास, ब्रिटिश और निजाम, इन तीनों की दुश्मनी थी आपके मैसूर किंगडम से। ये दुश्मनी टीपू सुल्तान से भी पहले की थी। टीपू सुल्तान से पहले जो इसके फादर जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो थे हैदर अली। इनके टाइम से ये दुश्मनी थी। तो आपके हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों ने आपके ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश की अच्छी बनती थी हैदराबाद से भी और मराठा से भी, इस कारण इन्हें बार बार सामना करना पड़ा है इन तीनों का। और यही हुआ, आपकी टोटल टीपू सुल्तान की 4 बैटल्स हुई हैं ब्रिटिश के साथ। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब टीपू सुल्तान की 2 हुई हैं, टोटल मैसूर की 4 हुई हैं। पहले 2 में हैदर अली लड़ा है, फिर हैदर अली की डेथ हो गई थी। आखिरी जो 2 थी वो टीपू सुल्तान ने लड़ी। जो लास्ट बैटल थी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, किसने मारा था आपके, किसने पहले तो कमांड दी थी उस टाइम पे? आपके जो ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल इंडिया में थे ना, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, ये नाम याद रखना, किसके टाइम पे आपके उन्हें मारा गया। बैक साइड करो, चलो। ठीक है, आपके लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आपके टीपू सुल्तान को मारा गया था एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है,
अब लॉर्ड वेलेस्ली ने ये क्यों मरवाया? देखो ऐसा कोई एमिनेंट थ्रेट क्या आया कि आपके टीपू सुल्तान को जान से ही मारना पड़ा? आपकी ना एक लेटर, उस जमाने में आपके यूरोप में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। यूरोप का एक बहुत ही पावरफुल रूलर आपके किंगडम का, मतलब वहां पे अपना खुद का एम्पायर बना रहा था, वो था नेपोलियन। तो फ्रेंच लीडर बन चुका था उस टाइम पे नेपोलियन। नेपोलियन ने एक लेटर लिखी थी आपके टीपू सुल्तान को। देखो जो टीपू सुल्तान था ना, इसकी हमेशा से फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी बनी। ब्रिटिश और फ्रेंच की आपस में बनती नहीं थी, तो ब्रिटिश बाकियों के साथ थे, ये फ्रेंच के साथ। फ्रेंच ने इसकी आर्मी को ट्रेन भी किया था, इसकी आर्मी के पार्ट भी थे। तो बहुत ही वेल ट्रेन्ड आर्मी टीपू सुल्तान और हैदर अली ने रखी हुई थी। ये रिश्तों के कारण नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को लेटर लिखा था कि इस टाइम मैं यूरोप में ब्रिटिश को हरा रहा हूं, एक बार यहां पे हरा के मैं अब इजिप्ट जाने लगा हूं। तब वो इजिप्ट पे अटैक करने लगा था। इजिप्ट पे आपका ब्रिटिश का कंट्रोल था, और अगर इजिप्ट पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करते ही उसने लिखा था कि उसके बाद मैं इंडिया आऊंगा और हम मिलके ब्रिटिश को इंडिया से उखाड़ देंगे। ये जब लेटर, ये बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश के जो जासूस थे उनके हाथ लग गई ये लेटर, और ये जब लेटर उनके हाथ में लगी तब आपके पूरे ब्रिटिश एम्पायर में एक अलार्म बेल्स रिंग करने लगी कि नेपोलियन का पूरा प्लान क्या है। तो उसलिए जो ये कोना था कि वो इंडिया आना चाहता था, पूरा इजिप्ट के थ्रू घूम के इंडिया, इसमें इंडिया का एंगल खत्म करो। तो लॉर्ड वेलेस्ली को ऑर्डर आया कि इंडिया के अंदर जो आपका टीपू सुल्तान है उसे जान से मारो। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी पूरी सेना भेजी। लॉर्ड वेलेस्ली ने, अब ये क्वेश्चन आता होता है वो आर्मी किसकी कमांड के अंडर थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने पर्सनली किसी और को ये जिम्मेदारी ना देते हुए अपने खुद के भाई को ये जिम्मेदारी दी थी। उनका नाम था आर्थर वेलेस्ली। तो एग्जैक्टली किसने मारा? आर्थर वेलेस्ली। ठीक है। और टीपू सुल्तान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? देखो जो मॉडर्न टाइम्स में आपके वो देखते हैं ना मोटार फायर, ठीक है, वो जो मोटार्स फायर करना, और जो आज के टाइम पे वो आपने वो भी देखे होंगे आर्मी में ट्रक्स पे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं दुश्मन के ऊपर वार करने की। ये जो रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी है ना, ये टीपू सुल्तान की बनाई हुई। और जो मोटार फिल करके जो शूट करना है, ये टीपू सुल्तान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी। टीपू सुल्तान ने ये जो टेक्नोलॉजी बनाई, यही मॉडर्न टाइम पे आज की आर्टिलरी तक इसी से आई है। माउंट स्टुअर्ट भी कमांडर था, पर असली जिसके अंडर सारी आर्मी थी वो ये था। माउंट स्टुअर्ट आपका एक और कमांडर ही था, पर आर्थर वेलेस्ली मेन पर्सन है जिसने टीपू सुल्तान को मारा। ठीक है। तो आपके ये जो, अगर ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न डे जो रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किसने इन्वेंट की? वो टीपू सुल्तान ने इन्वेंट की, और इसने बहुत एक्टिवली यूज की। तो उसकी जब डेथ हुई, डेथ के बाद वही टेक्नोलॉजी आपके ब्रिटिश के हाथ लगी, वो अपने साथ यूरोप लेके गए, वो ओवर द टाइम इवॉल्व होके आज के टाइम में एक्सिस्ट कर रही है। तो टीपू सुल्तान ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया था, वो आर्मी में भी, इकोनॉमी में भी। ठीक है, वो सब कुछ मॉडर्न इंडिया जब मेन आएगी तब पढ़ोगे, तब आएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है आपका राज्यसभा पर। देखो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इंडिया की पार्लियामेंट की बात करते हैं, नई शीट पे समझाता हूं, फिर इसके ऊपर नहीं, आपकी जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, इंडियन पार्लियामेंट की, आपको एक सबसे बेसिक क्वेश्चन कई बारी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है कि पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? इंडियन पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से क्या हैं? इसमें से 2 हाउस हैं आपके। एक है आपका लोकसभा और एक है
राज्यसभा। और जो तीसरा हिस्सा है वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 हिस्से पड़ते हैं। लोकसभा को जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है और जो इंग्लिश लैंग्वेज में रेफर किया जाता है हाउस ऑफ पीपल के तौर पे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। देखो इनके नाम से इनका पर्पस क्लियर है। लोकसभा, लोगों की सभा। ये जो हाउस है जो 2019 में जैसे इलेक्शन हुए थे, जिस हाउस को हम चुनते हैं वो लोगों की सभा, लोकसभा। तो इस हाउस को कहते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड का हाउस है, इन्हें डायरेक्टली चुना गया। जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा के तुम्हें कभी नोटिस भी नहीं होगा कि कब इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम वोट नहीं डालते। राज्यसभा को इसलिए कहते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड क्या होते हैं और इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस का तो मतलब है कि जैसे हम ईवीएम वहां जाते हैं, बटन दबाया तुमने, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिली वो जीत गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वो इलेक्शंस होगी। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है कि हमने जिन्हें चुना वो आगे इन्हें चुन रहे हैं। अब आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं इन्हें एमपी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो। तो राज्यसभा के एमपी चुने कैसे जाते हैं कि देखो जैसे हम पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम अपने अपनी स्टेट में अपने एमएलए चुनते हैं, ये एमएलए वोट डालते हैं हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के एमपी चुनने के लिए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इसीलिए इसे बोला जाता है क्योंकि बीच में एक स्टेप आ गया ना, तुम डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं चुन रहे, तुम्हारी अपनी डायरेक्ट से तो नहीं है कि मुझे ये वाला कैंडिडेट पसंद है, एक बीच में स्टेप ऐड हो गया ना। बाकी इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, चाहे वो एमएलए की इलेक्शंस हो चाहे किसी के भी हो, तुम जिसे चाहते हो उसी को वोट डालते हो, वही इलेक्ट होगा। अगर वो मेजोरिटी वोट ले जाएगा वही इलेक्ट होगा। यहाँ पे बीच में एक स्टेप आता है कि सारे एमएलए वोट डालते हैं कि तुम्हारी स्टेट में से जो भी खड़ा हुआ है राज्यसभा के इलेक्शन में, सारे एमएलए वोट डालेंगे और वो किसी पर्सन को चुनेंगे, ठीक है। हर स्टेट में सीटें बांटी हुई हैं कि राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर स्टेट में ना आपकी सीटें बांटी हुई है कि किस स्टेट की कितनी सीटें हैं। जैसे लोकसभा के लिए एक फेमस बात है कि अगर यूपी जीत लिया तो सेंटर जीत लिया, ठीक है। तभी हर स्टेट का फोकस यूपी पे ही होता है, क्योंकि यूपी जीत लिया सेंटर जीत लिया, सेंटर में सरकार उसी की बनेगी जिसके हाथ में यूपी आ जाएगा, क्योंकि यूपी को जितनी सीटें मिली हैं किसी और स्टेट के पास उतनी मिला के भी सीटें नहीं बनती, इसलिए यूपी मेन स्टेट है इलेक्शन लड़ने की। इसलिए जब भी सेंटर के इलेक्शन होते हैं ना, न्यूज देखोगे मेन फोकस यूपी पे ही होगा हमेशा, ठीक है। ये सिक्किम गोवा जैसों को तो बेचारों को कवर भी नहीं करते कि वहां पे इशू क्या चल रहा है, ठीक है। आपके लिए आया था मैसे गोपाल, यादवी ने बोला कि यूपी फॉर गोपाल है। वो दूर से टारगेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा इंटरनल कोई जोक है, ठीक है, पर मैंने नोटिस किया कि सारे तुम्हें देख रहे हैं अचानक ही, तो कोई तुम्हारा यूपी बारे कोई बयान रहा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए अब ऐसा क्या है यूपी में कि यूपी इतना मेन है? यूपी में खास कुछ नहीं है, यूपी में आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके पार्लियामेंट में सीटें जो बढ़ती हैं, अब आपको क्राइटेरिया पूछा जाता है किस क्राइटेरिया के मुताबिक आपके इंडिया में सीटें बढ़ती हैं। आपका पॉपुलेशन क्राइटेरिया है सीटें बांटने का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। और अलग से कुछ नहीं कर रहा यूपी, बस आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, सीटें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। मतलब अब तो खैर रुकी हुई है, 1970 में इतनी आबादी थी। आपकी जो सीटों का काउंट है ना, अब हुआ क्या, हमें इंडिपेंडेंस में तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरिया बनाएंगे, पर हमने देखा कि इंडिया की कोई स्टेट काम ही नहीं कर रही पॉपुलेशन रोकने के लिए, बल्कि इनकरेज कर रहे हैं कि और आबादी बढ़ाओ। हाँ तो
वो अपना रिलीजन बढ़ाने की है, वो बैन लगना चाहिए। ऐसे तो देखो हर रिलीजन में किसी ना किसी ने कमेंट पास किए, बैन तो सब पे ही लगना चाहिए, ठीक है, पर मैं रिलीजन के मुद्दों पे नहीं जाता, ठीक है। सबके अपने अपने भी विश्वास, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात क्या हुई कि फिर 1970 में जाके हमें एहसास हुआ कि इस तरीके से तो इंडिया की आबादी पॉपुलेशन एक्सप्लोड ही करती रहेगी, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, 1971 में जो सेंसस हुआ था उस टाइम जो इंडिया की पॉपुलेशन जिस स्टेट की जितनी थी, वो वहीं पे सीट अरेंजमेंट रोक दी गई। तो आज जो आपकी स्टेट्स को सीटें बटी हुई हैं वो 1971 के सेंसस से ही बटी हुई हैं। 2026 तक फ्रीज किया हुआ है ये हमने। 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद रीशफल, अभी के लिए फिलहाल के लिए लिखा है कि 2026 के बाद रीशफल करेंगे सीटें। अब ये होता है तो फिर यूपी बिहार की सीटें फिर और ऊपर जाएंगी, तो इस कारण 2026 में भी ये बैन एक्सटेंड ही होगा। पहले हमने ये बैन लगाया था 1990 तक, 99 तक, हाँ 1991 तक आए थे, फिर मतलब 2000 तक बैन था, फिर आगे एक्सटेंड कर दिया और अब 2026 तक है। अब 2026 से 2050 तक एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आती तुम इस क्राइटेरिया को लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर अगर पेपर में, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सीटें कैसे बढ़ती हैं, उसके अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, पॉपुलेशन से ही ऑप्शन है, ठीक है। पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे आपकी सीटें बढ़ती हैं इंडिया में, क्लियर है। तो इसमें जो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों का और प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है, देखो अगर आपका कोई भी बिल पास होना है ना, बिल कैसे पास होगा कोई भी, देखो ये पहली बात तो ये बिल और एक्ट होते गए, ये दो वर्ड अक्सर आप आज के करंट अफेयर में भी आगे जाके है, तो ये बिल और एक्ट होते गए। बिल का मतलब है कोई कानून अभी बन रहा है, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। एक कानून, जब कानून फाइनल हो जाता है ये बिल वर्ड चेंज होके एक्ट हो जाता है, सेम चीज, बस उसके एंड में एक्ट आ जाएगा। पहले बिल होगा यानी कि वो अभी बन रहा है, जब वो फाइनली बन जाएगा, सारी स्टेजेस पार कर जाएगा, तब आपका वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल कब तक उसे ये माना जाएगा कि वो अभी प्रेपरेशन की स्टेज में है। देखो आपके ये बिल पास कैसे होते हैं, सबसे पहले मैं मेजॉरिटीज की अभी वो सब उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बस किसी भी एक हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तुम किसी भी हाउस में बिल शुरू करवा सकते हो, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी शुरू करवा दो। इनसे पास करवाना पड़ेगा, फिर जाएगा, मैं मेजॉरिटीज की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो फिर पूरा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा, फिर 1 घंटा उसी पे बैठे रहेंगे, ठीक है। अगला, फिर तुम्हें दूसरे हाउस से भी पास करवाना होता है, यानी कि अगर तुमने पहले लोकसभा से करवाया है तो फिर तुम्हें राज्यसभा से करवाना पड़ेगा, और अगर राज्यसभा से करवाया तो लोकसभा। अगर इन्होंने भी पास कर दिया फिर ये बिल जाता है फाइनली, जो तीसरा हिस्सा हमने लिखा है, प्रेसिडेंट का इस सारी चीज में काम क्या है, प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाता है, ठीक है, एक साथ ही लिख दूं बस, प्रेसिडेंट के साइन किए जाते हैं, ठीक है। तो जब जाके प्रेसिडेंट, जिस डेट को आपका प्रेसिडेंट साइन कर देगा उसके ऊपर, उस दिन माना जाता है कि आपका बिल पास हो गया है, और आपका बिल अगले दिन से या जो भी उसमें डेट प्रिस्क्राइब है उससे वो लागू हो जाएगा। जब तक आपके प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, चाहे लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया पर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, वो बिल लागू नहीं होता। जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन होंगे उसी दिन वो बिल से एक्ट बनेगा। एक्ट का मतलब है कि अब ये लागू हो गया है, ठीक है। जैसे याद हो 2019 में प्रोटेस्ट हो रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, पहले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों ने बैनर बनाए थे कैब के, कैब को विड्रॉ करो, वो बिल था। फिर प्रोटेस्ट CAA हो गया था ना, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम कर गया, क्लियर है। ये बाकी सारी चीजों में भी ऐसे काम करता है कि आपके सारे के सारे इसी स्टेजेस से आपको बिल पास करवाने पड़ते हैं, तभी आपकी पार्लियामेंट का मतलब आम तौर पे काम करने का तरीका ये है,
ठीक है। अगर किसी एक स्टेप ने भी मना कर दिया, लेट्स सपोज ये पहला लगा के चलते हैं कि लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो बिल वहीं रुक जाएगा, फंस जाएगा, डेडलॉक आ जाएगा। उस डेडलॉक के तरीके अलग हैं, वो कभी और किसी करंट अफेयर में कवर करेंगे। ठीक है, कि बिल जब फंसता है तब क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो किसी और करंट अफेयर में कहीं पे आएगा तो वहां करते हैं। ठीक है, नहीं तो पॉलिटी में तो पढ़ोगे ही। सर ये क्लियर जरूरी है है? कि, एक्सक्यूज हाँ मी जी, सर, हाँ सर ये जी। जरूरी है कि ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। और कहाँ कैसे होगा? ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮ ਲੋ ਹੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ डायरेक्ट ने प्रेसिडेंट को साइन कराते नहीं नहीं, नहीं। फार्म जो लॉज आए थे, देखो होता क्या है, आपकी गवर्नमेंट पहले क्या कर देती है कई बारी, एक चीज है ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 से याद करने का तरीका भी यही है कि कितनी आसानी से आपकी सरकार, मतलब आर्टिकल को याद रखने का यही तरीका है कि कितनी आसानी से आपकी सरकार कोई भी कानून बना सकती है, जैसे 123 इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनेंस एक ना स्पेशल पावर दी हुई है प्रेसिडेंट को। जब भी आपका पार्लियामेंट के या तो बोथ हाउसेस और ईदर हाउस, कोई ईदर वन हाउस, कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो। अब ये सेशन क्या होते हैं कि आपकी पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि सारा साल काम करती है, उन्हें साल में बीच बीच में कुछ टाइम के लिए बुलाया जाता है। वो जिस टाइम पे आपके पार्लियामेंट में बुलाए जाते हैं, जैसे आजकल आपकी पार्लियामेंट बैठी हुई है इस टाइम, इन्हें सेशन कहते हैं। जब सेशन खत्म होगा तब सारे एमपीज को बोला जाएगा कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वापस चले जाओ, उसे कहते हैं ब्रेक हो गई है, अब दोबारा से अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे इससे मॉनसून सेशन बुलाया होता है, हमने नाम दिए हुए हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, ऐसे करके नाम दे दिए हैं। ठीक है, बुलाने को कभी भी बुला सकते हो, ये कोई फिक्स डेट्स नहीं है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कभी भी बुला सकते हो। और साल में जरूरी नहीं है 3 बार बुलाओ, चाहे चलाने को तुम सारा साल पार्लियामेंट चला लो। ठीक है, पर उसका खर्चा होता है, इस कारण उसे लगातार नहीं चलाते, उसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते हैं कि जब बिल इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ पास कर लें। ठीक है, और दूसरा क्रिटिसिज्म भी कम होगी ना, रोज रोज नहीं हाउस आएंगे तो। ठीक है, तो इस कारण आपके दोनों हाउसेस या कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं है, रंजोत जी मैं ये भी समझाता हूँ, एक मिनट बस, ये मैं पहले पूरा कर दूं ऑर्डिनेंस का, उसके बाद मैं वो भी बताता हूँ। देखो, दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है तो आपका प्रेसिडेंट के पास पावर है कि मैक्सिमम 6 months एंड 6 weeks के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर अभी लिए समझाने के लिए ये चीज याद रखो, आपके कोई भी एक्ट या कोई भी कानून वो बना सकता है, पर वो कानून सिर्फ 6 महीने 6 हफ्ते ये मैक्सिमम चलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा वो। तो इस पीरियड के अंदर अंदर क्या करना होता है, इस पीरियड के अंदर अंदर तुम्हें पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास करवाना। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस एक बार कहने के लिए प्रेसिडेंट ने एक्ट पास कर दिया, कानून बना दिया, उसके बाद पर आपकी पार्लियामेंट को तब भी कानून पास करना पड़ेगा, तो वापस उसी स्टेज पे जाता है, दोबारा से पास होता है। क्लियर है? तो बैक टू बेसिक्स, बैक टू स्क्वायर वन, वही लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। तो आपके फार्म्स एक्ट के रिगार्डिंग आपकी सरकार ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवा दी थी, प्रेसिडेंट से पहले साइन ले लिए, वो पहले लागू कर दिया, उसके बाद एक सिर्फ 4 दिन का सेशन बुलाया, 4 दिन के सेशन में जितने बिल थे सारे इकट्ठे किए, एक साथ रखे, सब पास कर दिए। इसे कहते हैं गिलेटिन कर देना। एक वर्ड यूज किया जाता है जिसमें कोई बिल के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसे कहते हैं गिलेटिन। एक ना आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में मशीन बनी थी, आपने कार्टून्स में देखी होगी, ऐसे गर्दन रखने के लिए होती थी और ऊपर से एक ऐसे टेटर नाइफ आके गिरता था। ठीक है, ये जो मशीन है इसे कहते हैं गिलेटिन, ये एक ही झटके में गला काट देती थी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का आविष्कार है।
ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा यूज की गई। तो ये जो मशीन थी इसे गिलेटिन कहते हैं। इसे कहते हैं कि झटके में कोई भी काम करना है उसे कहते हैं गिलेटिन करता है। तो इसी से इस मशीन से नाम आया उसका। ठीक है, तो वो यहाँ से इस तरीके से आपके सारे बिल अगर एक साथ पास कर दे तो सर 4 दिन में इसके आपकी। इन्वेंटर पे भी ये यूज हुई थी। हाँ जी, सर इसका जो इन्वेंटर था उस पे भी यही मशीन यूज हुई थी सर एक टाइम पे हाँ फिर। बिल्कुल, जिन्होंने बनाई थी वो भी इसी के हत्थे चढ़े थे, वो भी इनका भी गला इसी से कटा था जिन्होंने बनाई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि पहले रॉयल फैमिली को काटना शुरू किया, पर उसके बाद फिर जो बुरा लगता था सबको काटना शुरू कर दिया एक टाइम पे। इसे कहते हैं, आपकी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे एक फेस आता है रीन ऑफ टेरर। पता ही नहीं कब किसका गला कट जाए और किस बात पे कट जाए। ये बहुत ही एक फ्रेंच रेवोल्यूशन एक डार्क टर्न ले गया था। ठीक है, यही रीन ऑफ टेरर का फायदा बाद में जाके नेपोलियन को मिलता है। नेपोलियन कहता है मैं स्टेबिलिटी लेके आऊंगा, नेपोलियन गद्दी पे बैठ भी जाता है। ठीक है, क्या उसकी तो गर्दन कटी थी इसमें? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही आपके इन्वेंशन ही तब हुई है। सबसे पहले गले ही उनके कटे हैं। तो आपके यहाँ पे राज्यसभा की जितनी भी कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर को कम से कम 30 साल का होना चाहिए, ऐसी जितनी भी कंडीशंस है यहाँ पे ये सारी लिख दी गई हैं। एक बार ये सारी पढ़ लेना, किसी में कोई भी डाउट हो उसके बाद पूछ लेना। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आपके लोकसभा में पास हुआ है और जिसे मतलब यही फिर से कि लोकसभा में कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुई है, बस ये बिल पास हो ही जा रहे हैं आपके, बिल्कुल बिना डिस्कशन के बिल पास होते जा रहे हैं। तो वैसे ही ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल करके पास हुआ है। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे इससे पहले इसका भी बता दूं, ये भी पहले ऑर्डिनेंस के तौर पे आया था और अब क्योंकि सेशन बैठा हुआ है तो अब ये आगे फॉरवर्ड चल रहा है। मतलब अब इसे पास कर रहे हैं, तो ये भी पहले ऑर्डिनेंस के तौर पे ही आया हुआ था। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल क्या है? देखो, आपके जितनी भी कोई भी डिफेंस के रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कोई भी सेक्टर जो आपके डिफेंस को सर्विसेज दे रहा है या डिफेंस खुद अपने आप में, जैसे आर्म्ड फोर्सेस होगी, इनके ऊपर बैन लगाया गया है कि कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, लॉकआउट या ले ऑफ्स नहीं कर सकता जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर जारी हो जाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पीरियड डिक्लेयर कर दिया कि इस पीरियड के बीच में, एक टाइम पे 6 महीने का कोई पीरियड डिक्लेयर कर सकती है कि ये 6 महीने का पीरियड है, इस 6 महीने के पीरियड में कोई भी स्ट्राइक या कुछ नहीं होगा, ठीक है, और वो इसे चलता नहीं। जैसे कि अब कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कोई हेलमेट बना रही थी या कुछ बना रही थी, अगर वहां स्ट्राइक होगी तो आपकी तो आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई रुक गई ना उन चीजों की। कोई भी चीज हो सकती है, तो आपकी कोई फैक्ट्री को भी डिक्लेयर कर सकते हैं वो कि ये क्योंकि डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं होगी। तो कौन सी चीजें कोई भी जो सप्लाई कर रही है वही सबको लिखा है, आर्म्ड फोर्सेस के कनेक्शन से हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं उनका कुछ भी, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आ गई। तो यहाँ के वर्कर्स को स्ट्राइक करना, ये सब कुछ करना जब डिक्लेयर किया जाएगा पीरियड तब मना है। अब इसमें क्या क्या, अब स्ट्राइक में क्या क्या काउंट होता है मतलब, और ये कब किया जाएगा? जब इंडिया की सॉवरेनिटी को खतरा हो, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी। हाँ बिल्कुल, एक टाइम पे 6 महीने चलेगा, पर इसे दोबारा से 6 महीने करके एक्सटेंड किया जा सकता है जितनी बारी मर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पार्लियामेंट का भी कुछ लेन देन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब ऑर्डर जारी होगा और वो एक्सटेंड करेगा। इसमें क्या क्या चीजें अब इस स्ट्राइक में काउंट हो सकती है? जैसे मास कैजुअल लीव पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि सारे छुट्टी अप्लाई करके बैठ जाए, वो भी तो एक तरह से स्ट्राइक ही है, कोई आ ही नहीं रहा,
उसके बाद अगर ओवर टाइम करना है, कोई मना कर रहा है कि ओवर टाइम मैं नहीं करूंगा, उसे भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो इसकी सजाएं भी साथ में बताई गई हैं कि इतना फाइन लग सकता है या 3 साल की जेल हो सकती है, वो सारी चीजें हैं। तो जब मतलब ये क्यों बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि जब किसी कंट्री के साथ कोई वॉर हो रही हो, वो कंट्री ये भी तो कॉन्स्पिरेसी कर सकती है कि इनकी सप्लाई चेन तोड़ दें, कि पीछे इन्हें सामान मिलना बंद हो गया, आर्म्ड फोर्सेस अपने आप कमजोर पड़ गई, तो वहां पे अब गवर्नमेंट आपकी वॉर लड़े या इनकी स्ट्राइक्स की बात सुने। तो तब के लिए ये इमरजेंसी के लिए कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कि तब क्योंकि आपकी सारी कंट्री एज अ प्रिपेयर सिर्फ वॉर के लिए ही कर रही हो सकती है। वैसे ही हमारे जैसे चाइना के साथ हालात खराब होते रहते हैं, ऐसे कानूनों की जरूरत है। अगला जो करंट अफेयर है वो है सेक्शन 433A। ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये सेक्शन 433A है, ठीक है। अब वो आपने हमेशा सुना होगा ना कि उम्र कैद कितने साल की होती है, फिर वो उम्र कैद कैसे हुई अगर वो 14 साल ही है तो। एक्चुअली 14 साल नहीं होती, वो उम्र कैद ही है, ठीक है। पर 14 साल बाद ये जो सेक्शन 433A है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 14 साल के बाद तुम अपील कर सकते हो कि मैं अब सुधर गया हूं, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी, मुझे छोड़ दो। तो 433A अलाउ करता है 14 साल के बाद किसी को भी ये पिटीशन फाइल करने के लिए कि अब मुझे रिहा कर दिया जाए, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में रिहा कर भी दिया जाता है अगर कोई उसके बीच में कोई जेल के अंदर ना क्राइम कमिट करके, ठीक है। तो सेक्शन 433A इस काम आता है, ये आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये प्रोसीजर कोड क्या होता है, देखो इंडिया में ना आपका जो कानून चलता है ये कैसे चलता है। एक चीज के बारे में हम बार बार सुनते रहते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपके इंडिया का बेसिक ढांचा बताता है कि गवर्नेंस कैसे चलेगी। पर इंडिया के अंदर जो लोगों को सजाएं मिलती हैं या किस तरीके से आप कोर्ट जाओगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। आपके 2 टाइप के केस होते हैं, यहां सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है। सिविल का मतलब है कोई पैसे का केस है, मतलब कोई भी ऐसा केस जो पैसे में सेटल हो सकता है। तो कोई भी फैमिली मैटर हो गया, जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, मैरिज डाइवोर्स का कोई केस हो गया, या कोई जैसे आपके मनी का कोई केस हो गया, कहीं कोई आपके डॉरी क्रिमिनल केस है, ठीक है, उसे जानबूझ के क्रिमिनल बनाया गया है, ठीक है, सुधर जाओ तुम ठीक है। तो ये आपका सिविल केस है। वैसे जो आपके सिविल केस होते हैं, कोई भी मनी, लेट्स सपोज किसी ने फ्रॉड कमिट किया, जैसे विजय माल्या जो बैंक्स के पैसे लेके भाग गया, वो सिविल केस है। पर जो भाग गया अब उसके बाद क्रिमिनल केस भी पड़ गया उसके ऊपर। जब उसने डिफॉल्ट किया था, लेट्स सपोज किसी की लोन की इंस्टॉलमेंट जानी थी, वो सिविल केस हो सकते हैं। पैसे, जो भी चीज पैसे में सेटल डाउन हो सकती है वो सिविल केस है। किसी को कोई भी हर्ट करने की इंटेंशन या किसी भी टाइप का हर्ट कर जाना, जैसे अगर किसी का, जैसे एक सबसे बेसिक केस, हाँ, डेफामेशन भी दोनों टाइप की होती है। तकलीफ पहुंचाने में, जैसे अगर किसी का हाथ भी तुमने ज्यादा जोर से पकड़ लिया, वो भी अपने आप में क्रिमिनल केस है, ठीक है। साक्षी करने का तो नहीं सोच रहे, घूर रहे हो अचानक ही ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जैसे लड़कियों के लिए एक और कानून भी एग्जिस्ट करता है लड़कियों के फेवर का, के हाँ 14 सेकंड 3 सेकंड रूल 3 है। अगर 3 सेकंड से ज्यादा तुमने किसी लड़की को घूरा गोपाल, ठीक है, तो ईव टीजिंग का केस पड़ सकता है, और ये साबित तुमने करना है कि तुमने 3 सेकंड नहीं देखा, ठीक है। तो ये भी एक केस है। हाँ, ये भी है वुमेन के फेवर में कि अगर शादी के पहले 7 साल के अंदर वुमेन की किसी भी कॉज से डेथ होगी, तो उसके पेरेंट्स ये केस कर सकते हैं कि इसके हस्बैंड ने जानबूझ के मारा। तो
तो गोपाल डॉरी लेना छोड़ो। तो मेडिकल इंश्योरेंस ले देना पहले। तो एक सिविल और आपके क्रिमिनल केस, ये दो टाइप के केस होते हैं। अब इनके कोर्ट के अंदर जैसे ये केस डील किए जाते हैं ना, उनका प्रोसीजर भी अलग होता है। सिविल केस के लिए कोड बनाया गया है जिसे कहते हैं सिविल प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब यह है कि आपका केस फाइल कैसे होना है, केस चलना कैसे है, आपके विटनेस कैसे पेश करने हैं, सारा मतलब केस की सुनवाई कैसे होनी है, वो पूरा प्रोसीजर बताता है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे शॉर्ट में सीपीसी कह देते हैं। और इसके लिए है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहां पे बस शॉर्ट में लिख देता हूं, इसे कहते हैं सीआरपीसी। ठीक है, ये दो तरीके के आपके कोड्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपके कानून किस तरीके से आपका कोर्ट कैसे चलना है वो बताते हैं। सजाएं जो होती हैं वो तीसरी चीज एक और बनी हुई है, आईपीसी, जिसे कहते हैं इंडियन पीनल। पीनल का मतलब ही सजा है, कोड, शॉर्ट में आईपीसी। तभी कई बार सुना होगा आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो, सजाएं इसके अंडर होती हैं। इसके अंदर दोनों की सजाएं बताई हुई हैं और सजाएं इसके अंडर होती हैं, पर दोनों क्योंकि केस जो सिविल मैटर है वो अपने आप में लाइट मैटर है, सोसाइटी के ऊपर तो नहीं हमला। जो आपके क्रिमिनल केस होते हैं ना, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, मतलब केसेस के जो नाम होते हैं ना, उसमें नाम में क्या होता है, जब भी कोई लेट्स सपोज किसी ने जैसे कोई मर्डर कमिट हो गया, स्टेट वर्सेस वो पर्सन का नाम होगा। यानी कि क्रिमिनल केस में हमेशा जो स्टेट होती है ना, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जो भी वो पर्सन है, एबीसी एक्स वाई जेड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो स्टेट केस कर रही है कि इसने एक क्राइम कमिट किया, वो एज अ सोसाइटी का क्राइम माना जाता है। अगर तुम क्रिमिनल केस करोगे कि तुमने सोसाइटी में ऐसा कुछ कमिट किया है जो सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती। जो आपके सिविल केस होते हैं वो एबीसी वर्सेस एक्स वाई जेड, उसमें क्या कहते हैं, स्टेट का भी नाम हो सकता है अगर तुमने स्टेट पे ही केस करना है, ठीक है, या पर्सन टू पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन प्रोविजन जिसके ऊपर आपका सारा कुछ चलता है। ठीक है, आपका लीगल सिस्टम इन तीन चीजों के ऊपर टिका हुआ है, इसके अलावा भी और चीजें हैं पर ये तीन मेन चीजें हैं। क्लियर है? तो यहां पे इसके साथ में आपके प्रेसिडेंट और आज के अखबार में गवर्नर की रिवीजन पावर या जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं वो आ जाती है। ये पार्डनिंग पावर क्या है कि आपके गवर्नर को भी मिली हुई है, ये प्रेसिडेंट को मिली हुई है। इंडिया के अंदर सिर्फ जुडिशरी के अलावा दो ऑफिसेज ऐसे हैं जो किसी की सजा माफ कर सकते हैं। ठीक है, माफ करने के भी तीन अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपका जो गवर्नर है, इसके लिए आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 में ये माफी की पावर्स लिखी है। सबसे बेसिक चीज है पार्डन करना, किसी को बिल्कुल ही सजा से मुक्त कर देना। अब जो गवर्नर और प्रेसिडेंट में मैं यहां फर्क बता दूं, आपका जो गवर्नर है वो सबको किसी भी केस में माफी दे सकता है, एक्सेप्ट जब तक या तो वो आर्मी के हो, यानी कि कोई कोर्ट मार्शल का केस हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट मार्शल बारे, ये लिखा है, हाँ, या तो कोर्ट मार्शल हो या किसी को डेथ सेंटेंस मिला हो, फांसी की सजा मिली हो। अगर किसी को फांसी की सजा मिली हुई है, गवर्नर नहीं उसे माफ कर सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर है किसी को भी माफ करने की। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा किसी को भी माफ कर सकता है। मतलब अगर उसे एक्सट्रीम क्राइम भी कमिट किया है और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी करके ये कह दिया कि माफ कर दिया जाए, वो कल से बाइज्जत बरी है, बिल्कुल ही सारे क्राइम साफ, नहीं कोई दोबारा अपील कुछ नहीं। अगर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, किसी कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। क्या फांसी मिली है जब? देखो, पार्डन अपने आप में नहीं मिलता, ये जो बाकी ऑप्शंस है ना ये मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्डन करना ना अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि इसमें ऐसा क्या खास है कि तुमने इसे बिल्कुल ही क्राइम से फ्री कर दिया। ये एक्सट्रीम केसेस के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जरूर हुआ है
पर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये कि कभी अप्लाई किया जाए, पर वही है कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट होगी जब भी किसी के ऊपर पार्डनिंग पावर लगती है, तो इस कारण ये नहीं अप्लाई होती। इसके अलावा आपके ये 4 पावर्स आपके गवर्नर और आपके प्रेसिडेंट यूज कर लेते हैं। रिस्पाइट का मतलब क्या है कि किसी को कोई सजा जो मिली थी उससे लेसर सेंटेंस दे देना। लेट्स सपोज किसी को 5 साल की सजा मिली थी, उसकी 1 साल की सजा करती, सजा सेम है और सेंटेंस कम कर दिया, ठीक है, उसे कहते हैं, उसे थोड़ी सी राहत, रिस्पाइट का मतलब है राहत देना, थोड़ी सी राहत दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब क्या है कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस होने वाला है पर वो चाहता है कि कुछ टाइम मुझे और कोर्ट में दो, मैं और दोबारा से अपील करना चाहता हूं, उसे अपील के लिए टाइम दे दिया जाता है कि चलो तुम कर लो अपील, तो उसकी फांसी पोस्टपोन कर दी जाती है कि इतने दिन और ले लो, ठीक है। रिमिट, रिमिट का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटेंस है वो अपने आप में सिर्फ पीरियड कम किया जाता है। देखो रिस्पाइट और रिमिट में क्या फर्क है, रिस्पाइट का मतलब होता है पूरी तरह राहत देना। लेट्स सपोज किसी को पहले मिली हुई है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, अगर तुमने सुना हो, उसमें क्या होता है कि जो आपका ये लोग जो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं वो अलाउड होता है। अगर किसी को रिग्रेस मिल गई ना, उन्हें पैरोल पे बाहर नहीं आने देते, ठीक है, वो हमेशा जेल में रहेंगे जितना भी पीरियड है, उन्हें पैरोल नहीं मिलती होती। तो आपके रिस्पाइट में क्या होता है कि आपका रिग्रेस की जगह उसे नॉर्मल पनिशमेंट में चेंज कर देते हैं और टर्म भी कम कर सकते हैं। रिमिट में क्या करेंगे, लेट्स सपोज किसी को रिग्रेस मिली हुई थी 5 साल की, उसके अगर 1 साल कर रहे हैं पर रहेगी वो रिग्रेस, मतलब सजा बिल्कुल सेम, कम लेवल की। रिस्पाइट में सजा भी बदली जा सकती है। किसी को फांसी थी, मतलब ये और एक्सट्रीम इवेंट इमेजिन कर लो, ठीक है, नहीं वो अगला, हाँ वो लास्ट है, कम्यूट। कम्यूट का मतलब है ट्रैवल करना एक से दूसरी सजा में। कम्यूट में क्या होता है, लेट्स सपोज किसी को फांसी मिली हुई है पर वो कह रहा है कि मुझे फांसी मत दो, और यहाँ गवर्नर या आपके प्रेसिडेंट को लग रहा है कि फांसी मत दो, वो फांसी की जगह उसे और कोई कम सजा दे सकता है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज फांसी की जगह उम्र कैद दे दी, कम होगी ना, जान तो बच गई, वो चीज है, उसे कहते हैं कम्यूट करते हैं। तो ये आपकी 5 पावर्स आपकी इसमें अवेलेबल हैं और इस तरीके से काम करते हैं। यहां तक किसी भी टाइप का कोई भी डाउट किसी को? अगला जो करंट अफेयर है वो है पेमेंट्स बैंक पर है। सर अब ये पेमेंट्स, जी एक्सक्यूज मी सर, सर गवर्नर सर स्टेट का भी चलेगा? गवर्नर स्टेट के ही होते हैं ना, वो अपने स्टेट के अंदर की सजाओं को ही खत्म कर सकते हैं, किसी मतलब और स्टेट का कोई और गवर्नर नहीं खत्म कर सकता, ठीक है। तो रोज तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके अपनी हाजिरी लगवानी होती है, अगर एक भी दिन मिस कर दिया तुम्हारे अगेंस्ट लुकआउट वारंट निकल जाता है कि तो उसके बाद अरेस्ट वारंट जारी हो गया ना, दोबारा से पकड़ने का ऑर्डर आ जाता है कि अब पैरोल खत्म, अब इसे दोबारा जेल में डालो। तो रोज हाँ, तो कई भाग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भागता नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ, बथेरे भाग जाते हैं कि पैरोल पे बाहर आए भाग गए, पर बाद में पकड़े भी जाते हैं। कितना टाइम भागोगे? हाँ, फिर ज्यादा नुकसान हो, तुम्हारी सारी फाइल खराब हो जाती है, फिर ये जो ऑप्शंस है ना ये भी कभी नहीं आने वाले, और आगे से पैरोल भी नहीं मिलने वाली, फिर अंदर ही रहेगा वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पैरोल पे आने के लिए वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे वो भी जाएगी, तुम्हारी सारी केस भी खराब हो गया, कोई ये भी नहीं कर पाओगे, सब खराब। गोपाल तुम इतने क्रिमिनल उससे क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल उसी मेंटालिटी से सोचना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। पेमेंट्स बैंक, देखो आपके
इंडिया के अंदर रीच और बढ़ाने के लिए, आपके लोगों को और बैंक से जोड़ने के लिए, आपके दो टाइप के ना बैंक्स और इंडिया ने शुरू किए थे। एक तो आपके ये होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और आपके जो ये एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये जो सारे बैंक्स हैं इन्हें कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा आपके दो नए बैंक्स कुछ साल पहले शुरू किए गए थे। एक है स्मॉल सेविंग बैंक्स, ठीक है, स्मॉल बैंक्स जिन्हें कहते हैं। आप कई कई ये देखोगे आईडीएफसी करके या एयू स्मॉल बैंक, इनके आगे लिखा होता है, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन, एक हाँ जी, वेस्टर्न यूनियन क्या ऋषभ? सर, वेस्टर्न यूनियन नहीं नहीं, वेस्टर्न यूनियन बैंक नहीं है। नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी, बैंक नहीं है वो। नहीं नहीं, आईडीएफसी भी उसके आगे देखो लिखा होगा आईडी, हाँ आईडीबीआई बड़ा है, आईडीएफसी नहीं है, ठीक है। आईडीबीआई तो कमर्शियल बैंक है। वैसे ही और रीच बढ़ाने के लिए सी ओवर द टाइम क्या हो रहा है कि हम अब टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाना चाहते हैं। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट अब इंडिया के हर कोने तक फैल रहा है, तो एक बेस्ट तरीका है कि लोगों को इससे जोड़ दिया जाए, तो वो पेमेंट्स रिसीव भी कर पाएंगे, सेंड भी कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स भी कर पाएंगे। इसी के चलते हुए आपके बहुत सारे ऑनलाइन बैंक्स क्रिएट किए गए, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक। ये जो आपके ये जो बैंक्स बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए हैं। इन बैंक्स को कहते हैं पेमेंट्स बैंक। ये बैंक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बेसिक क्राइटेरिया चाहिए होता है। तुम्हें कम से कम 100 करोड़ का एक बेस दिखाना पड़ता है कि हमारे पास इतना बेस है। तो ये एयरटेल या जो भी पेटीएम, इन सब ने जो बनाए, इन्होंने 100 करोड़ का बेस दिखाया। उसके बाद कितने साल के लिए जो इसके प्रमोटर्स जो इसे शुरू करते हैं, उन्हें कितना स्टेक रखना होता है, ये जो जितने क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। जैसे कि पहले 5 साल जो हैं, जो इसे प्रमोट कर रहे हैं, जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसे लॉन्च करवा रहे हैं, वो उन्हें कम से कम पूरे बैंक में 40% शेयर तो खुद रखने पड़ेंगे, कम से कम। वो धीरे धीरे डाइल्यूट कर सकते हैं 5 साल के बाद, पर पहले 5 साल में तो ये रखनी पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये सारे के सारे क्राइटेरियाज बने हुए हैं, ठीक है। इनिशियली आपके सिर्फ लाख रुपए का डिपॉजिट ले सकते थे, अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है, अब 2 लाख हो गई है। 2 लाख तक आपके ये बैंक्स, देखो अभी आप जो बैंक्स यूज करते हैं कमर्शियल बैंक्स, मैक्सिमम बैलेंस पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने पैसे तुम अकाउंट में रख सकते हो। ये जो पेमेंट्स बैंक खोले गए हैं ना, ये छोटे डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए इसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगी हुई है कि कितने पैसे इनके अकाउंट में रखे जा सकते हैं। वो 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा पैसे अकाउंट में नहीं हो सकते। इसके अलावा ये जो पेमेंट्स बैंक है, इनके ऊपर बहुत सारी रोक लगाई हुई है अभी के लिए। इन्हें सिर्फ सेविंग्स में जोड़ने के लिए भी लगाया गया। जैसे ये बैंक्स आपके लोन्स नहीं दे सकते, ठीक है, ये बैंक्स आपके क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, ये सारी इनके ऊपर अभी रोक लगी हुई है। तो इसीलिए आपके ज्यादा इंडिया में पेमेंट्स बैंक ओपन भी नहीं हुए, क्योंकि यही तो कमाई का जरिया है, नहीं तो फिर तो तुम सिर्फ कस्टमर जोड़ रहे हो। इसीलिए आपका वन ऑफ दी जो पेटीएम बैंक है, उनके लिए तो वो कस्टमर बेस बनाने का जरिया है कि उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस होने लग जाए। उनका तो सारा मॉडल ही वो है ना। तभी और किसी ने पहले बथेरों ने प्रपोजल सबमिट किए थे, पर जब पैसे कमाने का तरीका नहीं है तो कईयों ने अपने प्रपोजल वापस विड्रॉ कर लिए। जैसे महिंद्रा ने खोलना था, टाटा ने खोलना था, रिलायंस ने आना था, सबने अपने प्रपोजल वापस विड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपके पेमेंट्स बैंक, पर अभी भी चाहे 2-3 ही है पर वो चल रहे हैं। एक ये भी है इंडिया पोस्ट, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, उसके बाहर भी अगर तुम देखोगे वो भी पेमेंट्स बैंक है, एक बोर्ड लगा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपके आज के करंट अफेयर।